पढ़ रहे थे जीन इंटरेक्शन में मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील में जैसा कि हमने बताया कि लक्षण के जीन के 2 से ज़्यादा एलील होते हैं, म्यूटेशन से बनते हैं और 2 से ज़्यादा भी एलील हो सकते हैं। हालांकि एक जीव में 2 ही हो सकते हैं, बाकी जो है पॉपुलेशन के अन्य जीवों में होते हैं। तो हमने एक मल्टीपल एलील की जनरल बातें कही थी कि मल्टीपल एलील क्या है, कैसे अध्ययन होगा, सारी बातें। लास्ट में फिर हमने मल्टीपल एलील के कुछ उदाहरण बताए थे। मानव में रक्त समूह AB और रक्त समूह जिसके 3 एलील थे, खरगोश में त्वचा का रंग जिसके कि 4 एलील थे। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए। इन एग्जाम्पल्स में हम सबसे मेन जो पहला एग्जाम्पल था, सबसे सरलतम एग्जाम्पल है, उसी को आगे डिस्कस करेंगे। मानव में AB और ब्लड ग्रुप। ठीक है, मानव में AB और रक्त समूह, ये जो इसकी वंशानुगति है, ये मल्टीपल एलील का एक अच्छा उदाहरण है। पहले हम ये समझें कि मानव में रक्त समूह क्या है, क्यों बनते हैं, क्या लक्षण है। ये मानव में रक्त समूह की खोज वैज्ञानिक लैंडस्टीनर द्वारा की गई। इनकी खोज लैंडस्टीनर द्वारा की गई और लैंडस्टीनर ने शुरू में 3 ब्लड ग्रुप बताए थे, A, B और O। हालांकि आज हम जानते हैं कि 4 ब्लड ग्रुप हैं, A, B, AB और O। चौथा वाला जो AB ब्लड ग्रुप वो बाद में खोजा गया। लैंडस्टीनर ने ये ब्लड ग्रुप पहली बार बताया। एक्चुअली ब्लड ग्रुप क्या है और क्या लक्षण है, किस तरह से बनते हैं, तो मैंने थोड़ा बहुत आपको पहले भी बताया था। ब्लड ग्रुप दरअसल हमारी रक्त के आरबीसी की सतह पर प्रेजेंट कुछ विशिष्ट एंटीजन की वजह से बनते हैं। ये पूरी तरह से एक एंटीजेनिक प्रॉपर्टी। मैंने ये भी कहा था कि वैसे तो हर कोशिकाओं की बाहरी सतह पर एंटीजन होते हैं, तो आरबीसी पर भी होते हैं, और आरबीसी पर कई प्रकार के एंटीजन हैं। उनमें से पर्टिकुलरली A और B नाम के 2 एंटीजन से पूरा ब्लड ग्रुप बनता है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप किस वजह से बनता है? मानव में रक्त समूह आरबीसी की सतह पर उपस्थित कुछ विशिष्ट एंटीजन के कारण होते हैं। तो एंटीजन और ये स्पेशल एंटीजन की वजह से ब्लड ग्रुप बनते हैं। ये एंटीजन जीन से बनते हैं। ठीक है, तो ये एंटीजन क्रोमोसोम नंबर 9, हमारे क्रोमोसोम 9 पर उपस्थित I जीन से बनते हैं। ठीक है, मानव में ब्लड ग्रुप से संबंधित जीन क्रोमोसोम 9 पर है, जिसको हम I जीन कहते हैं। I का पूरा नाम यहाँ पर है आइसो ए ग्लूटिनोजन जीन। I जीन मतलब आइसो ए ग्लूटिनोजन जीन, और ये जो ए ग्लूटिनोजन शब्द है ये एंटीजन का ही दूसरा नाम है। तो I जीन दरअसल ये आइसो ए ग्लूटिनोजन जीन कहा जाता है, और इस I जीन के 3 एलील हैं, और 3 एलील की वजह से ये मल्टीपल एलील का उदाहरण है। 3 एलील कौन कौन से हैं इसमें? एक तो है IA, दूसरा IB और एक IO। कैपिटल IA, कैपिटल IB लिखते हैं और स्मॉल IO लिखते हैं, क्योंकि इन 3 में से IA और IB प्रभावी एलील हैं और IO जो है ये अप्रभावी एलील है। ठीक है, तो 3 एलील है, इसलिए मल्टीपल एलील। 2 एलील तक की स्थिति हम सामान्य मानते हैं, 2 से ज्यादा एलील होने पर मल्टीपल एलील कहते हैं, और इसमें है 3 एलील, तो इसलिए सीधा सीधा मल्टीपल एलील और बिल्कुल सिंपल सा केस है। ठीक है, तो रिगार्डिंग जहां तक लक्षण का सवाल है कि ब्लड ग्रुप क्या है, किस प्रकार का लक्षण है, या आनुवंशिक लक्षण है, बाहर से कुछ नहीं दिखाई देता। चाहे ब्लड ग्रुप A वाला व्यक्ति हो या B वाला व्यक्ति हो, एक जैसे दिखे। ठीक है, ब्लड ग्रुप की वजह से कोई आकारिकी लक्षण नहीं आता, ये आंतरिक लक्षण है, और ये हमारे आरबीसी की सतह पर प्रेजेंट कुछ एंटीजन की वजह से बनते हैं, जो क्रोमोसोम 9 पर उपस्थित I जीन से बनता है। I जीन के 3 एलील हैं, जिसमें 2 प्रभावी हैं, IA, IB, और IO अप्रभावी है। अच्छा, 3 एलील है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि अगर मल्टीपल एलील में किसी लक्षण के 3 एलील हैं तो उससे कितने संभव जीनोटाइप बनेंगे? कुल संभव जीनोटाइप निकालने का एक फॉर्मूला बताया था, n+1/2, जिसमें n होता एलील की संख्या, या n का मान हो गया 3। तो अगर उस फॉर्मूले में n की जगह 3 रखेंगे, तो मैं बता भी चुका हूँ कितने संभव जीनोटाइप बनेंगे। ध्यान रखें, इससे 6 पॉसिबल जीनोटाइप बनेंगे, 6 जीनोटाइप बनते हैं। ठीक है, तो 6 जीनोटाइप, 3 एलील हैं, उससे 6 जीनोटाइप बनेंगे। आगे बात समझ में। अब पहले जरा हम इन एलील के बारे में समझ लें कि एलील करते क्या है। कहने में बहुत आसान है कि IA जो है ये प्रभावी है और आरबीसी पर A एंटीजन बनाता है। IB जो है ये भी प्रभावी है और ये B एंटीजन बनाता है, और IO अप्रभावी है, ये कोई एंटीजन नहीं बनाता। लेकिन थोड़ा सा हम इसमें इसकी थोड़ी बायोकेमिस्ट्री को और डिटेल से समझेंगे। ये A और B दरअसल है क्या? A एंटीजन, B एंटीजन जो है ये तो हमारे द्वारा दिए गए सामान्य नाम है, बाकी इनका रासायनिक प्रवृत्ति क्या है, किस तरह से बनते हैं, थोड़ा इसको समझिएगा विषय। इसके लिए आपको थोड़ा सा कोशिका और सेल मेम्ब्रेन का आइडिया होना चाहिए। आपने पढ़ा भी होगा कि कोशिका झिल्ली
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नाम जैसी संरचना होती है। फास्फोलिपिड की बाइलेयर 2 लेयर होती है और उसमें प्रोटीन धसे हुए रहते हैं। ऐसी हमारी कोशिका झिल्ली होती है और इन कोशिका झिल्ली के लिपिड और प्रोटीन से बाहर की तरफ कुछ कार्बोहाइड्रेट पोर्शन लगा रहता है एंटीना की तरह, और यही कार्बोहाइड्रेट जो कि प्रोटीन से भी जुड़ा हो सकता है, लिपिड से भी जुड़ा हो सकता है, एंटीजेनिक गुण बनाता है। इतना हमें बेसिक सेल के समय भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आरबीसी पर भी इसी वजह से एंटीजन बन रहे हैं। अब यहाँ होता क्या है कि जो आरबीसी का मेम्ब्रेन लिपिड है, इस लिपिड से शर्करा की एक श्रृंखला आकर लगती है। अब ये चीज थोड़ी सी आपको होना चाहिए कि जब एक इकाई श्रृंखला होती है, एक इकाई होती है शर्करा की, तो उसे मोनोसेकेराइड कहते हैं। जब कई इकाइयां जुड़ती हैं तो एक मध्यावस्था आती है, पहले ओलिगोसेकेराइड, जिसमें 2 से लेकर 10 तक की इकाइयां होंगी, और 10 से भी ज्यादा अगर शर्करा इकाइयां जुड़ी तो उसे हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, इस तरह से कुछ टर्म्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा, कुछ शर्कराओं की एक श्रृंखला में आरबीसी की लिपिड पर आकर, मेम्ब्रेन के लिपिड पर आकर जुड़ती है, क्योंकि कुछ शर्कराएं जिसे ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। तो एक ओलिगोसेकेराइड जिसको हम कहते हैं एच सब्सटेंस, इस पूरे का नाम दिया है एच सब्सटेंस, और वो आके मेम्ब्रेन लिपिड से जुड़ता है। हालांकि ये अभी एंटीजन नहीं बना। अब इस ओलिगोसेकेराइड जो कि मेम्ब्रेन लिपिड पर जुड़ा है, इससे आकर के एक अंतिम शर्करा अलग से जोड़ी जाएगी। ये अंतिम शर्करा कौन सी जोड़ेगी, उससे एंटीजेनिक गुण बनेगा, क्योंकि जो अंतिम शर्करा होती है वही एंटीजेनिक गुण बनाती है। ठीक है, मैं इस चीज को थोड़ा और ढंग से समझाना चाह रहा हूं। जैसे देखिए, IAG अलील हमारा काम कैसे करता है। सामान्य रूप से कहने में तो IA प्रभावी है और ये आरबीसी पर A एंटीजन बनाता है, ठीक बात है। लेकिन ये काम कैसे करता है, देखिए, आरबीसी का मेम्ब्रेन का लिपिड तो हर मेम्ब्रेन में होता है, यहाँ भी है। इस लिपिड से एक H सब्सटेंस आकर जुड़ा, ये H सब्सटेंस है ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, जहां पर कुछ शर्कराओं की एक छोटी सी श्रृंखला है, वो आकर इससे जुड़ा। हालांकि H सब्सटेंस जब लिपिड से जुड़ता है, ये ग्लाइकोलिपिड हो गया एक तरह से, ये अभी एंटीजेनिक गुण नहीं रखता। अब इस H सब्सटेंस से एक अंतिम शर्करा और जुड़ी जाएगी, तब जाकर इसमें एंटीजेनिक गुण आता है। ये इसकी बायोकेमिस्ट्री है। अब ये जो अंतिम शर्करा जुड़ती है, ये कौन सी है, उससे एंटीजन का नेचर तय होता है। और ये जो IA जीन है, ये कोई एंटीजन नहीं बना रहा डायरेक्ट। IA ये तो जीन है, तो इससे तो बनेगा एक प्रोटीन, एक एंजाइम। तो इसने तो बनाया एक एंजाइम। इस एंजाइम ने क्या करा, इस ओलिगोसेकेराइड पर एक अंतिम शर्करा जोड़ी। शर्करा का नाम है N एसिटाइल ग्लूकोजामिन, जिसको हम शॉर्ट में NAG नाग भी कहते हैं। N एसिटाइल ग्लूकोजामिन नाम की अंतिम शर्करा आकर के इस IA के एंजाइम की मदद से जोड़ी गई। अब इसमें एक एंटीजेनिक गुण आ गया, और इस पूरे को मिलाकर के ये सब्सटेंस और अंतिम शर्करा सब मिलाकर के ये अब कहलाता है A एंटीजन। इसको क्या कहेंगे, A एंटीजन। तो A एंटीजन तो एक सामान्य आसान नाम दे दिया हमने, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि A एंटीजन मतलब क्या, कि आरबीसी की मेम्ब्रेन लिपिड पर एक ओलिगोसेकेराइड H सब्सटेंस लगा हुआ है, और उस पर जब अंतिम शर्करा N एसिटाइल ग्लूकोजामिन जुड़ती है तो A एंटीजन बनता है। याद रखिएगा, समझ में आ गई बात। और ये अंतिम शर्करा N एसिटाइल ग्लूकोजामिन एक एंजाइम की मदद से जुड़ती है, और वही एंजाइम IA बनाता है जीन। इसलिए हम कह देते हैं कि IA कार्य कर रहा है और एंजाइम बना रहा है, तो प्रभावी है, और ये A एंटीजन बना रहा है। समझ में आ गई बात। ठीक इसी प्रकार से IB भी है। IB भी एक एंजाइम बनाता है, और IB का जो एंजाइम है वो देखिए आरबीसी का मेम्ब्रेन लिपिड और H सब्सटेंस जो इधर है वो का वही है। अब इस H सब्सटेंस से अंतिम शर्करा N एसिटाइल ग्लूकोजामिन की जगह गैलेक्टोज लगा दी जाए, तो अब ये एक दूसरा एंटीजन बन गया और इसको नाम दे दिया गया B एंटीजन। तो इसमें अंतिम शर्करा गैलेक्टोज लगी रहती, ठीक है, तो ये अब B एंटीजन कहलाता है। ओके, और इस गैलेक्टोज को लगाने के लिए जो एंजाइम चाहिए, IB उसी एंजाइम का निर्माण करता है, इसलिए IB B एंटीजन बनाता है, ऐसा बोला जाता है। तो ये B एंटीजन बना। तो A एंटीजन और B एंटीजन में केवल एक अंतिम शर्करा का अंतर है। यहाँ अंतिम शर्करा जो है वो N एसिटाइल ग्लूकोजामिन है, और यहाँ अंतिम शर्करा है गैलेक्टोज। NCERT ने तो इसीलिए आरबीसी ब्लड ग्रुप वाले टॉपिक में आप पढ़िएगा, वहां उन्होंने एंटीजन की जगह जगह लिख रखा है शर्करा शर्करा शर्करा। तो अंतिम शर्करा जुड़ रही है इसलिए शर्करा लिख रहे हैं,
लेकिन ये सब मिलाकर एक एंटीजन बनाते हैं जिसको हमने सामान्य रूप से ए और बी नाम दे दिया। समझ में आई बात? तो आई ए जीन और आई बी जीन किस प्रकार काम करते हैं ये पता होना चाहिए। अब एक तीसरा एलील जो हमारा है आई ओ, स्मॉल आई ओ। दरअसल ये आई ओ जो है ये म्यूटेशन से बना है और ये किसी तरह का कोई एंजाइम नहीं बना पाता। तो ये जो है कोई एंजाइम नहीं बनाता, ठीक है। अब जब कोई एंजाइम ही नहीं बन रहा तो क्या होगा? आरबीसी का मेम्ब्रेन लिपिड तो जो कहते हो है, एच सब्सटेंस भी आके लग गया। उसके बाद कोई अंतिम शर्करा नहीं लगेगी। जब एंजाइम ही नहीं है तो कोई अंतिम शर्करा नहीं लगेगी, और जब अंतिम शर्करा नहीं लगेगी तो कोई एंटीजेनिक गुण नहीं आएगा। खाली मेम्ब्रेन लिपिड और एच सब्सटेंस से एंटीजन नहीं बनता, वो अंतिम शर्करा जरूरी है। और क्योंकि यहाँ पर अब कोई शर्करा नहीं लगती तो कोई एंटीजन नहीं बनता, ठीक है। क्योंकि इस आईओ ने कोई काम नहीं किया, एंजाइम नहीं बनाया और नहीं कोई एंटीजन बना, हम इसे अक्रियाशील अप्रभावी एलील कहेंगे और ये आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं बनाता है। आगे बात समझ में? तो ब्लड ग्रुप के आई जीन के 3 एलील हैं। तीनों एलील का मैंने थोड़ा सा हमको डिटेल में कार्य समझाया कि कैसे ये आरबीसी पर जाकर एंटीजन बनाते हैं। कहना आसान है कि आई ए ने ए एंटीजन बनाया, दिमाग में भी ये तो कि ये एंटीजन बना रहा है, जबकि आई ए एक एंजाइम बना रहा है, आई बी दूसरा एंजाइम बना रहा है और आई ओ कोई एंजाइम नहीं बना रहा। आई ए के एंजाइम से हमारी इस ओलिगोसैकेराइड पर एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन अंतिम शर्करा लगती है और इसको हम ए एंटीजन कह देते हैं। ऐसे आई बी के एंजाइम से अंतिम शर्करा गैलेक्टोज लगती है और हम उसको बी एंटीजन कह देते हैं। आई ओ चूंकि कोई एंजाइम नहीं बनाता तो कोई शर्करा नहीं लगती और इसे हम एंटीजन की अनुपस्थिति कहते हैं, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप लैंडस्टीनर द्वारा खोजा गया आरबीसी की सतह पर उपस्थित एक एंटीजेनिक गुणधर्म है और उसी के आधार पर ये 3 एलील हैं। अब देखिए 3 एलील जरूर हैं, लेकिन क्या मानव में या एक व्यक्ति में तीनों एलील एक साथ होंगे? जैसा कि मैंने आपको मल्टीपल एलील में पहले भी बताया था कि भले लक्षण के एलील कितने भी हों, एक डिप्लॉइड जीव में तो 2 ही रख पाओगे, क्योंकि लोकस ही 2 है आपके पास। समजात जोड़ा है, 2 लोकस हैं, 2 रखो तो कोई से भी 2 रख सकते हैं। एक जैसे 2 रख सकते हैं समयुग्मी, या भिन्न भिन्न रख सकते हैं विषम युग्मी, लेकिन 2 ही रखेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं इसका जीनोटाइप बनाना चाहूं, जैसा कि मैंने आगे बताया था कि इस 3 एलील से 6 जीनोटाइप बनेंगे, तो जरा हम इसके जीनोटाइप बना के देखें कि कौन कौन से जीनोटाइप बनेंगे। 3 एलील है अपने पास में, समयुग्मी विषम युग्मी सारी चीजें लेते हैं, तो देखिए क्या क्या बनेंगे। एक बनेगा आई ए, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा? समयुग्मी पहले लेते हैं तो आई बी बनेगा, ठीक है। तीसरा ये दोनों साथ आ सकते हैं, आई बी ये बनेगा। और एक अप्रभावी समयुग्मी भी बन सकता है, आई ओ। और क्या क्या बन सकता है? अगर विषम युग्मी की बात करें तो विषम युग्मी बन सकता है आई ए स्मॉल आई ओ। ऐसे एक और विषम युग्मी बन सकता है आई बी स्मॉल आई ओ। हो गए 6। इन 6 के अलावा 7वां नहीं बनेगा। हम 3 में से कोई भी 2 एलील लेकर के जब समूह बनाएंगे तो कुल मिलाकर 6 जीनोटाइप बनेंगे, और किसी भी व्यक्ति में इन 6 में से कोई एक जीनोटाइप होगा। अब व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कौन सा कहा जाएगा, वो एंटीजन के आधार पर कहा जाएगा। तो हम इन जीनोटाइप के आधार पर बता सकते हैं कि कौन कौन सा एंटीजन किस किस में बनेगा। अगर इनके आधार पर मैं एंटीजन की बात करूं तो देखिए एंटीजन कौन कौन सा बनेगा। देखिए अब जीनोटाइप के आधार पर आरबीसी पर एंटीजन क्या बनेगा। अच्छा, एंटीजन का एक और नाम ध्यान रखना, पहले भी बताया मैंने, ए ग्लूटिनोजन। ये ए ग्लूटिनोजन भी कहलाता है। अब देखिए इन दोनों से कौन सा एंटीजन बना, आई ए दोनों में इसलिए पास पास लिखे, इन दोनों में आई ए प्रभावी, तो यहाँ पर ए टाइप का एंटीजन बनेगा, ए प्रकार का एंटीजन। इधर आप देखिए इन दोनों जीनोटाइप से इनमें बी प्रभावी है, ये बी प्रकार का एंटीजन आरबीसी पर बनाएंगे। अब यहाँ देखिए आई ए और आई बी ये दोनों सह प्रभाविता दर्शाते हैं, कोडोमिनेंस, तो ये ए व बी दोनों एंटीजन बना देंगे, तो ए एंटीजन भी बनेगा और बी भी बनेगा। और आई ओ ये अप्रभावी है, ये कोई एंटीजन नहीं बनेगा, नो एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं बनता। तो जीनोटाइप से तय होगा कि आरबीसी की सतह पर कौन सा एंटीजन बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। अब ये एंटीजन कौन सा बन रहा है, उससे हमारा रक्त समूह का नाम तय होता है। हम कहते हैं रक्त समूह ए है, बी है, ए बी है, ओ है,
तो ये जो ब्लड ग्रुप के नाम है ये उसका लक्षण प्रारूप है। जीन प्रारूप तो ये हो गया, लक्षण प्रारूप इनसे बनने वाला ब्लड ग्रुप है, और ब्लड ग्रुप एंटीजन से तय होगा। तो अगर आपसे इसके फिनोटाइप पूछे जाएं तो जरा फिनोटाइप देखिए कौन कौन से रक्त समूह बनेंगे। तो जो एंटीजन है उसके आधार पर बनेगा। तो फिनोटाइप क्या क्या बने देखिए, इन दोनों में ए एंटीजन बनता है तो ए ब्लड ग्रुप, इन दोनों में बी एंटीजन बन रहा है तो बी ब्लड ग्रुप, इसमें दोनों बन रहे हैं तो ब्लड ग्रुप को ए भी बोलेंगे। और यहाँ सप्रभावित है, ये उदाहरण कोडोमिनेस में भी पढ़ा है। या कोई एंटीजन नहीं बन रहा है तो ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो रक्त समूह के 6 जीनोटाइप हैं और कितने प्रकार के फिनोटाइप हुए? 4, ए बी और ओ। इस तरह से हमें इसके जीनोटाइप, फिनोटाइप और एंटीजन पता होने चाहिए, क्योंकि हम पर जो क्वेश्चन आएंगे वो सारी चीजें पूछी जाती है। अब अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके जीनोटाइप क्या क्या हो सकते हैं? कॉमन सेंस की बात है, या तो वो समयुग्मी हो सकता है या विषमयुग्मी भी हो सकता है। बी वाला भी समयुग्मी विषमयुग्मी, लेकिन जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है उसका एक ही जीनोटाइप है आई बी, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसका भी एक ही जीनोटाइप है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछे जाए व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी लिखा है या ओ लिखा है तो हम डायरेक्ट उसका जीनोटाइप लिख सकते हैं। ए और बी में जीनोटाइप बताना मुश्किल है, उसमें समयुग्मी विषमयुग्मी दोनों हो सकते हैं। अच्छा, एक प्रश्न और आया है यहाँ पर एग्जाम में कि हमारा रक्त समूह तंत्र एबीओ सिस्टम कहलाता है, तो इसे एबीओ क्यों कहा गया? एबीसी ही कह देते। ये एग्जाम का क्वेश्चन है आईपीएमटी का कि एबीओ क्यों कहते कि ए और बी के बाद सीधे ओ पे चले गए, एबीसी कर देते। पूछने का तात्पर्य यह था कि यहाँ ओ क्यों कहा गया, ओ का मतलब क्या है? तो वास्तव में मैं आपको बता दूं ये ओ है ही नहीं, ये है जीरो। यहाँ कोई एंटीजन नहीं बना जिसको कहते हैं जीरो एंटीजन अवस्था। ठीक है, ये जीरो है, ये जीरो दर्शा रहा है, जीरो एंटीजन। और अमेरिकन इंग्लिश में जीरो को ओ बोला जाता है, ओ प्रोनाउंस होता है जीरो को, 101 की जगह 101 कहते हैं। तो ये जो जीरो एंटीजन अवस्था है यही आगे चलकर ओ ब्लड ग्रुप कही जाने लगी, इस तरह से नाम ओ पड़ गया। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप के अलील कौन कौन से हैं, उनसे कितने जीनोटाइप बने, कौन कौन सा एंटीजन बनेगा और उस आधार पर फिनोटाइप क्या क्या बनेगा, ये मैंने आपको बताया। लेकिन अगर वास्तव में ब्लड ग्रुप से संबंध में इतनी ही बात होती थी, कोई बहुत बड़ा लक्षण नहीं है, बहुत सामान्य सी बात है। अब समस्या यहाँ इसके आगे शुरू होती है। हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षा प्रणाली है जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, और इस इम्यूनिटी के अंतर्गत मानव शरीर में बाहर से आए हुए एंटीजन या विभिन्न प्रकार के एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी बनाता है। समझ गए? तो एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना हमारी इम्यूनिटी का एक हिस्सा है। हमने देखा कि मानव में जो ये ब्लड ग्रुप एंटीजन है ए और बी, इनके विरुद्ध भी एंटीबॉडी बनती है, और ये एंटीबॉडी रक्त के प्लाज्मा में होती है। ठीक है, जहां आरबीसी की सतह पर एंटीजन है तो इनकी एंटीबॉडी प्लाज्मा में होती है। जैसे ए एंटीजन है तो इस एंटीजन को नष्ट करने वाली जो एंटीबॉडी होगी हमने उसका नाम स्मॉल ए दे दिया। ये ए और बी जो है हमने खाली चिन्ह दिए, तो ए को नष्ट करने वाली एंटीबॉडी को स्मॉल ए बोलते हैं, बी एंटीजन को नष्ट करने वाली को स्मॉल बी कह देते हैं। अब देखिए क्या है, सिंपल सी बात है कि आरबीसी की सतह पर जो एंटीजन होगा, ठीक है, तो प्लाज्मा में अगर उसी का एंटीबॉडी हुआ तो क्या समस्या आएगी? कुछ होगा। अगर हमारा शरीर हमारी आरबीसी पर उपस्थित जो एंटीजन है उसी के विरुद्ध एंटीबॉडी प्लाज्मा में बना देगा तो क्या दिक्कत होगी? वो एंटीबॉडी हमारे एंटीजन को नष्ट कर देगी, बल्कि पूरी आरबीसी नष्ट हो जाएगी। और इसीलिए प्राकृतिक रूप से ऐसा काम कभी मानव में नहीं मिलेगा। हमारा शरीर जो हमारे अंदर एंटीजन है उसके विरुद्ध एंटीबॉडी नहीं बनाता। ठीक है, तो क्या होता है कि जो आरबीसी पर एंटीजन है उसकी एंटीबॉडी नहीं होगी प्लाज्मा में, अगर वो हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा जो एंटीबॉडी है विपरीत वो हो सकती है। ठीक है, अर्थात एक विपरीत अवस्था मिलती है कि अगर ये एंटीजन है, अब जरा हम एंटीबॉडी की बात करें तो अगर मैं एंटीबॉडी लिखूं, इसमें एंटीबॉडी का नाम होता है ए ग्लूटिनिन, ए ग्लूटिनिन भी बोलते हैं। अब अगर ए एंटीजन है किसी के आरबीसी पर तो उसका शरीर प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी तो नहीं बनाएगा, फिर एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी हो सकती, क्योंकि स्मॉल बी एंटीबॉडी ए एंटीजन को कुछ नहीं करती। तो कैपिटल ए एंटीजन के साथ स्मॉल बी एंटीबॉडी रख सकते हो, समस्या नहीं है। हाँ, अगर ए ही एंटीबॉडी होती तो वो एंटीबॉडीज एंटीजन को और आरबीसी को नष्ट कर देती।
तो मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से एंटीजन और एंटीबॉडी विपरीत पाई जाएंगी। जैसे ए के साथ में बी होंगी, तो अगर बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी होगी। अगर मान लो दोनों ही एंटीजन आ जाए ए बी ब्लड ग्रुप में, तो फिर यहाँ कोई एंटीबॉडी नहीं बन पाएगी। और अगर एक भी एंटीजन नहीं है जैसा कि इस ओ ब्लड ग्रुप में, तो फिर यहाँ दोनों ही एंटीबॉडी बन सकती है, ए और बी। तो एंटीजन के ही विपरीत चलती है एंटीबॉडी। इसको कहते हैं कॉम्पेटेबल अरेंजमेंट, संगत व्यवस्था। अगर ए के साथ ए होता तो असंगत होता और यहाँ दिक्कत आती। मानव में इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि आरबीसी का एंटीजन और प्लाज्मा का एंटीबॉडी कभी सेम नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी प्राकृतिक व्यवस्था है ब्लड ग्रुप को लेकर। लेकिन इस एंटीबॉडी की वजह से अब हमें रक्त स्थानांतरण में ध्यान रखना पड़ेगा। हम ऐसे ही किसी का भी ब्लड किसी को नहीं चढ़ा सकते। आपने देखा होगा कई बार किसी को ब्लड की जरूरत रहती है, ब्लड देने से पहले जांच की जाती है और ब्लड ग्रुप को देख करके ही तय करना पड़ता है कि दें कि नहीं दें। तो ये एंटीबॉडी की वजह से अब ब्लड का इधर से उधर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति स्थानांतरण इतना आसान नहीं है। अब हमें सोच कर करना पड़ेगा। उल्टा सीधा ब्लड अगर दे दिया गया तो ब्लड नष्ट हो जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है, और इसीलिए रक्त स्थानांतरण पर हमसे फिर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब रक्त स्थानांतरण का सिद्धांत इन एंटीजन एंटीबॉडी की संगतता के आधार पर बनाया जाएगा। आपसे पूछा भी जाएगा, एम्स जैसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि मानव में रक्त स्थानांतरण का आधारभूत सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो एंटीजन एंटीबॉडी के आधार पर हम एक सिद्धांत समझ लें। हमने जैसा कहा कि शरीर में बाहर से आने वाले पदार्थ का एंटीजन इंपॉर्टेंट होता है। जब हम रक्त स्थानांतरण करते हैं तो इतना तो आप भी जानते हैं कि रक्त दो प्रकार के होंगे, एक होगा दाता रक्त और एक होगा ग्राही रक्त। ठीक है, एक तो होगा डोनर ब्लड, दाता रक्त, जो ब्लड हम किसी को देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जो दे रहे हैं वो तो डोनर हो गया। और एक होता है रेसिपिएंट ब्लड या ग्राही, जिसको ब्लड दे रहे हैं। जिसको ब्लड दे रहे हैं उसके अंदर भी ब्लड होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होगा, वो खाली थोड़ी है। तो उसके जिस व्यक्ति को ब्लड दिया जा रहा है उसके ब्लड को ग्राही ब्लड कहेंगे, रेसिपिएंट ब्लड, और जो ब्लड दिया जा रहा है वो डोनर ब्लड होगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए डोनर ब्लड जो दे रहे हैं और जो ग्राही का ब्लड है, दोनों में ज्यादा कौन होगा? तो अगर आप डोनर सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत, ग्राही ही ज्यादा है। भाई उस व्यक्ति के पास ब्लड वो खाली थोड़ी बैठा है। ठीक है, उसके पास जो ब्लड है वो जो ब्लड दिया जा रहा है उसकी तुलना में उसके पास ब्लड ज्यादा है। अब ये समस्या आती है ज्यादा है तो दे क्यों रहे? ऐसा नहीं है। हमारे शरीर में एक न्यूनतम मात्रा ब्लड की होनी चाहिए। अगर उसमें कमी आ गई थोड़ी, तो जितनी कमी आई है उतना हम बाहर से दे देते हैं। इसलिए जो बाहर से दिया जा रहा है वो तो थोड़ा ही दे रहे हैं। तो थोड़ा बहुत ब्लड दिया जाता है, 1 यूनिट 2 यूनिट जो भी है, कोई बाल्टी भर के ब्लड नहीं चढ़ा दिया। कहने का मतलब ये है कि ग्राही का ब्लड ज्यादा है, डोनर ब्लड कम है। ये हमें ध्यान रखना है। और हम जैसे ही डोनर ब्लड किसी के शरीर में डाला तो उसका शरीर उस आने वाले रक्त को पहचानेगा उसके एंटीजन से। तो दाता रक्त का एंटीजन जो कि पहचाना जाएगा और ग्राही के रक्त की एंटीबॉडी समान नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर दाता रक्त मान लो एंटीजन है कि ए ब्लड ग्रुप दिया सकते और ग्राही के पास भी ए एंटीबॉडी है, समान एंटीबॉडी है, तो वो एंटीबॉडी जैसे आप ब्लड अंदर भेजोगे वो एंटीबॉडी उस पूरे ब्लड को नष्ट कर देगी। और वैसे भी ग्राही का रक्त ज्यादा है तो एंटीबॉडी भी बहुत सारी होंगी, तो ये बहुत सारी एंटीबॉडी आने वाले जरा से डोनर ब्लड को तो खत्म ही कर देगी। इसलिए डोनर ब्लड का एंटीजन और ग्राही ब्लड के एंटीबॉडी कभी समान नहीं होनी चाहिए। डोनर के ब्लड में जो एंटीबॉडी मान लो है भी सही, तो वो ग्राही पर इतना असर नहीं डालती। ठीक है, तो हमारा सिद्धांत क्या रहेगा? डोनर ब्लड का एंटीजन और ग्राही ब्लड की एंटीबॉडी मैच नहीं होनी चाहिए, अन्यथा एग्लूटिनेशन अभिक्रिया हो जाएगी, रक्त नष्ट हो जाएगा। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को, एग्लूटिनोजन और एग्लूटिनिन के रिएक्शन को एग्लूटिनेशन कहते हैं। तो हमारा अब देखिए ब्लड ग्रुप स्थानांतरण सिद्धांत क्या रहा? ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रिंसिपल, रक्त स्थानांतरण सिद्धांत, डोनर रक्त का एंटीजन व रेसिपिएंट रक्त की एंटीबॉडी कभी समान नहीं होनी चाहिए। ये समान नहीं होनी चाहिए, अन्यथा एग्लूटिनेशन रिएक्शन, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन हो जाती है और एंटीजन और आरबीसी नष्ट हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल हमें पता होना चाहिए। अब जैसे देखिए हमारे पास में 4 प्रकार की ब्लड है। मैं अगर यहाँ लिखना चाहूं तो ए, ठीक है, फिर ये ए बी है, बी है और ओ है, 4 ब्लड। अगर
अगर मैं इनकी एंटीबॉडी भी साथ साथ लिखूं तो इनकी एंटीबॉडी क्या होगी, इसमें ए ब्लड ग्रुप वाले में बी एंटीबॉडी, तो बी वाले में ए एंटीबॉडी, ए बी वाले में तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगी और ओ वाले में फिर ए और बी दोनों एंटीबॉडी। अब हम देखिए ब्लड ट्रांसफर का एक चार्ट बनाना चाहें कि कौन सा ब्लड किसको दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते। हमारी ये बेसिक प्रिंसिपल हमें ध्यान रखना है। अब जैसे देखिए हम एक उदाहरण लेकर देखें, चलिए कि हम कहें कि हमने ए वाला ब्लड, अगर मैंने ए वाला ब्लड ए को ही दिया स्वयं को, तो कोई दिक्कत है? मतलब स्वयं का मतलब है कि सेम ब्लड ग्रुप वाले को दिया, ए का ब्लड ए को दे दो, कोई समस्या नहीं, ठीक है। समान ग्रुप का स्थानांतरण में कोई समस्या नहीं है। ओ वाला ब्लड अगर ओ को दे दें, बी वाला बी को दे दें, ए बी वाला ए बी को दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। समस्या सिर्फ तब है जब रक्त समूह चेंज हो रहा है। वैसे आजकल जो है मेडिकल साइंस में अब हम डिफरेंट ब्लड ग्रुप को कम ही प्रेफर करते हैं, समान ब्लड ग्रुप ही देते हैं ताकि ठीक रहता है। हालांकि अगर कभी देना पड़े डिफरेंट ब्लड ग्रुप तो किसको दिया जाए किसको नहीं दिया जाए ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अगर मैं मान लीजिए ए वाला ब्लड मैं इन तीनों को देता हूँ, ए वाला मैंने ए बी को दिया, ए वाला अगर तीनों को देते हैं तो डोनर कौन हो गया यहाँ ए, और ये तीनों हो गए ग्राही, ठीक है। मैंने ए वाला ब्लड ए बी को दिया, कोई दिक्कत होगी क्या? ठीक है। अब देखिए इसमें डोनर कौन है ए, डोनर का क्या देखा जाता है एंटीजन, तो इसमें एंटीजन कौन सा है ए ब्लड ग्रुप है तो ए एंटीजन। ग्राही कौन हो गया ए बी, ग्राही की क्या देखी जाएगी एंटीबॉडी, इसमें एंटीबॉडी कौन सी है कोई एंटीबॉडी नहीं है। और जब इसके पास एंटीबॉडी नहीं है तो ये अगर इसमें आ भी जाएगा तो ये इसको नष्ट नहीं कर पाएगा, जब एंटीबॉडी नहीं तो नष्ट कहां से होगा, समझ गए? ठीक है। तो ए वाला बिल्कुल ए बी को दे सकते हैं, ए वाला ब्लड बी को दे सकते हैं क्या? अब जैसे बी को देंगे, बी के पास एंटीबॉडी कौन सी, ये तो ग्राही है ना, ग्राही की एंटीबॉडी कौन सी ए, तो ग्राही की ये ए एंटीबॉडी आने वाले इस पूरे ए रक्त को खत्म कर देगी। तो ए वाला ब्लड बी को नहीं दे सकते। ए वाला ओ को दे सकते हैं क्या? नहीं दे पाएंगे क्योंकि इसके पास भी देखो ए एंटीबॉडी। तो ए ब्लड ग्रुप उनको नहीं दिया जा सकता जिसके पास ए एंटीबॉडी, क्योंकि उसकी एंटीबॉडी नष्ट कर देगी उसको, ठीक है। इसलिए हमने सिर्फ ए बी को दिया। ऐसे अगर मैं बी की बात करूं तो बी का ब्लड जो है ए बी को दे सकते हैं क्या? तो ए बी को तो दे ही सकते हैं, इसके पास एंटीबॉडी नहीं। लेकिन बी वाला जो है ए और ओ को नहीं दे पाएंगे, दोनों के पास बी एंटीबॉडी। देखिए कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि जिसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, किसके पास नहीं है ए बी के पास, वो किसी रक्त को नष्ट नहीं करेगा, आने वाले हर रक्त को ले लेगा, किसी को नष्ट नहीं कर पाएगा, एंटीबॉडी नहीं। और जिसके पास दोनों एंटीबॉडी है, जिसके पास कोई एंटीजन नहीं, किसके पास एंटीजन नहीं है ओ, जब इसके पास एंटीजन ही नहीं है तो ये कहीं भी चला जाए, किसी के भी पास चला जाए, इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि नष्ट तो एंटीजन होता है ना, एंटीजन है ही नहीं तो नष्ट क्या होगा। तो अगर मैं ओ वाला ब्लड ए को दे दूं, ए बी को दे दूं और बी को दे दूं, तीनों में चले, ठीक है। तो आप देखिए ओ ब्लड ग्रुप आप तीनों को दे पा रहे हो, ए बी ब्लड ग्रुप देखिए सबसे ब्लड ले पा रहा है, ठीक है। ए वाला ब्लड क्या होगा, ए वाला ब्लड या तो आप ए को दो और ज्यादा से ज्यादा ए बी को दो, बी वाला ब्लड या तो बी को दो या ए बी को दो। ओ वाला देखिए सिर्फ ब्लड ओ से ही ले पा रहा है, बाकी सबको दे जरूर रहा है। तो ये एक आधारभूत चीजें, ये एरो जो है ये हमारे रक्त स्थानांतरण का एक आधारभूत चार्ट है, ठीक है। अब इसमें कुल मिलाकर इससे देखो हुआ क्या, अब मैं देख रहा हूं तो ये जो ए बी ब्लड ग्रुप है, क्योंकि ये सबसे ब्लड ले पा रहा है तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, इसको हम कहेंगे सार्वत्रिक ग्राही, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, सार्वत्रिक ग्राही कहलाएगा। और ओ वाला जहां ब्लड सबको दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सबको ब्लड दे देता है तो इसको कहा जाता है सार्वत्रिक दाता, यूनिवर्सल डोनर। ये डोनर है, ये रेसिपिएंट है। तो इस तरह से कौन सा ब्लड किसको दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है इस चार्ट के माध्यम से। क्योंकि देखिए ब्लड ग्रुप पर जो क्वेश्चन आते हैं तो ब्लड स्थानांतरण पर आते हैं, कहानी बना करके कि भाई एक एक्सीडेंट में एक व्यक्ति का चोट लग गई, उसका खूब सारा ब्लड निकल गया, अब उसका रक्त समूह ये है तो इसको कौन सा रक्त समूह दें नहीं दें, इस तरह की बात। तो हमें ये बेसिक चार्ट पता होना चाहिए, ये रूल पता होना चाहिए कि डोनर ब्लड का एंटीजन और रेसिपिएंट ब्लड की एंटीबॉडी सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक बात। अब देखिए ब्लड में ये तो बात हो गई स्थानांतरण की। जब हम कई बार अपना ब्लड ग्रुप बताते हैं या हम जांच भी करवाते हैं तो हमें अपना ब्लड ग्रुप में खाली ए बी ओ यही नहीं बताया जाता, हमसे बताया जाएगा आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है।
हम देखते हैं कि हमारे ब्लड ग्रुप के साथ अक्सर पॉजिटिव नेगेटिव और जोड़ दिया जाता है। अब ये क्या चीज है? जब हम ब्लड ग्रुप पढ़ ही रहे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव का भी अंदाजा हो, तो ध्यान रखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव एक टोटली अलग लक्षण है जो साथ में लिखा जा रहा है। ब्लड ग्रुप तो ए बी यही है, प्लस माइनस जो साथ में लिख रहे हैं ये क्या है? ये है एक अलग लक्षण RH फैक्टर, और ये लक्षण भी आरबीसी की वजह से ही है। यहाँ भी एंटीजन एंटीबॉडी का चक्कर इसलिए साथ में लिख रहे हैं, ठीक है। प्लस माइनस का मतलब ये नहीं है कि जिसका ब्लड ग्रुप ए बी, या मान लो पॉजिटिव ब्लड है, बी पॉजिटिव है तो बड़ा पॉजिटिव सोच वाला हो, या नेगेटिव वाला हमेशा नेगेटिव सोचता है, ऐसा नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव एक RH फैक्टर। लैंडस्टीनर ने, जिन्होंने ब्लड ग्रुप बताया था, उन्होंने ही रीसस मंकी, ये एक बंदरों का एक प्रकार है, रीसस बंदरों में उनके रक्त में ये और एंटीजन देखा जो आरबीसी की सतह पर होता है, और उसी के आधार पर RH फैक्टर बनाया गया जो मानव में भी होता है। तो RH फैक्टर हालांकि मल्टीपल अलील का उदाहरण नहीं है। मल्टीपल अलील में तो ये ब्लड ग्रुप आता है क्योंकि ये 3 अलील है। हम साथ साथ में RH फैक्टर को भी समझ लें, क्योंकि अक्सर ब्लड ग्रुप के साथ RH फैक्टर प्लस माइनस लिखा मिलेगा, तो प्लस माइनस में हमें क्या करना है ये ध्यान रखना है। RH फैक्टर जो आरबीसी की सतह पर उपस्थित RH एंटीजन या D एंटीजन के कारण होता है। ब्लड ग्रुप के कौन से एंटीजन थे? A एंटीजन और B एंटीजन। ये है D एंटीजन, इसको RH एंटीजन भी कहते हैं। तो ये भी आरबीसी की सतह पर एंटीजन है, जैसे कि ब्लड ग्रुप के एंटीजन भी आरबीसी की सतह पर। तो जो कॉमन बात है वो यही है कि इसका भी एंटीजन आरबीसी पर है, ब्लड ग्रुप के भी एंटीजन आरबीसी पर। जैसे ब्लड ग्रुप के एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी है, ऐसे ही यहाँ पर RH फैक्टर के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बनती है, ठीक है। RH फैक्टर का RH एंटीजन भी अगर आ जाता है तो ये भी एंटीबॉडी प्रेरित करता है। देखिए ये एंटीबॉडी प्रेरित करता है, वहां एंटीबॉडी पहले से बन जाती है, ठीक है। ब्लड ग्रुप के केस में साथ साथ में हम बता देते हैं, यहाँ पर ऐसे एंटीबॉडी नहीं होगी, RH एंटीजन के आने के बाद प्रेरित होती है, ये ध्यान रखना है। तो RH एंटीजन ये जो है, ये इसका जो जीन है वो जीन R कहलाएगा, और एक स्मॉल r। इसके 2 अलील है, कैपिटल R जो कि प्रभावी है, ये कार्य करता है और D एंटीजन बनाता है आरबीसी पर, तो हमारा रक्त कहलाएगा RH पॉजिटिव, और स्मॉल r जो कि अप्रभावी है, ये D एंटीजन नहीं बना पाता है, तो रक्त कहलाएगा RH नेगेटिव। इस तरह से तो अब RH फैक्टर के आधार पर ब्लड 2 प्रकार का हो गया, RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव। जिस व्यक्ति की आरबीसी पर D एंटीजन है वो व्यक्ति RH पॉजिटिव है, नहीं है तो नेगेटिव। अब इसमें देखो 2 ही अलील है, तो ये मल्टीपल अलील नहीं है, इसलिए मल्टीपल अलील में नहीं लिखा जाता। वो तो हम ब्लड ग्रुप की वजह से साथ साथ पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखने के। अब देखो 2 ही अलील है तो कितने जीनोटाइप बनेंगे? इसके 3 जीनोटाइप बनेंगे, कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल r स्मॉल r, जो आमतौर पर बनते हैं। अब जिसमें कैपिटल R है वो RH एंटीजन बना रहा है, तो कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल r वाले व्यक्ति क्या होंगे? RH पॉजिटिव, और स्मॉल r वाले व्यक्ति RH नेगेटिव। तो सीधा साधा मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह इसकी वंशानुगति चलेगी, ठीक है। वंशानुगति मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह। अगर कभी क्वेश्चन में लिखा जाए कि एक RH पॉजिटिव व्यक्ति और एक RH नेगेटिव महिला, तो RH पॉजिटिव व्यक्ति है तो उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है? वो कैपिटल R भी हो सकता है और कैपिटल R स्मॉल r, क्योंकि ये प्रभावी 2 जीनोटाइप। और कोई अगर RH नेगेटिव है तो उसका जीनोटाइप आप सीधा बता सकते हो स्मॉल r। तो वंशानुगति आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह चलानी है, ठीक है। अब अगर कोई व्यक्ति कहे कि वो O नेगेटिव है, तो अपने को O का जीनोटाइप अलग लिखना पड़ेगा, नेगेटिव अलग लिखना पड़ेगा, और ये गलती करते हैं स्टूडेंट कई बार, पॉजिटिव नेगेटिव का जीनोटाइप ही नहीं लिखते, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अब O नेगेटिव वाले का क्या जीनोटाइप हुआ? O का जीनोटाइप तो वो IO, और वो नेगेटिव है तो इधर से क्या लेंगे? स्मॉल r, ठीक है। O अलग है, नेगेटिव अलग है, 2 अलग अलग लक्षण है, तो दोनों के जीनोटाइप लिखने हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह से इनके जीनोटाइप। अब अगर मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर ही आपसे पूछूं कि क्या कोई 2 पॉजिटिव व्यक्तियों का बच्चा जो है नेगेटिव हो सकता है? अगर दोनों पेरेंट पॉजिटिव हों तो क्या चाइल्ड नेगेटिव हो सकता है? अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस और वंशानुगति जानते हैं तो जरा देखिए, पॉजिटिव पेरेंट का चाइल्ड नेगेटिव बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं एक पेरेंट में ये ले लूं, दूसरे पेरेंट में भी ये ले लूं, तो दोनों क्या हो गए? पॉजिटिव, और इनके अगर मान लो ये चाइल्ड बना तो ये नेगेटिव बनेगा। इसकी संभावना कितनी हुई? अगर इस क्रॉस को पूरा देखें तो इसकी संभावना 1/4 यानी कि 25%। क्रॉस करके देख लो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो अगर 2 पॉजिटिव पेरेंट हैं तो इनके नेगेटिव चाइल्ड हो सकता है, लेकिन क्या
कोई दो नेगेटिव पेरेंट हैं तो नेगेटिव पेरेंट का जीनोटाइप स्मॉल आर होगा, तो क्या इनके कभी कोई पॉजिटिव चाइल्ड हो सकता है क्या? अगर स्मॉल आर है तो ये तो कभी नहीं होगा पॉजिटिव। दो पॉजिटिव पेरेंट का चाइल्ड नेगेटिव हो सकता है, लेकिन दो नेगेटिव पेरेंट का चाइल्ड कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता। ये एक आधारभूत सामान्य मोनोहाइब्रिड क्रॉस की वंशानुगति, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो वंशानुगति तो आपको जीनोटाइप से करनी। मुख्य बात यह आती है कि इस एंटीजन के विरुद्ध भी एंटीबॉडी बनती है, लेकिन ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में कोई पहले से नहीं होती। अगर RH एंटीजन आ जा रहा है तो वो एंटीबॉडी प्रेरित करता है, ये ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ये सब चीजें आप इम्यूनिटी में पढ़ोगे आगे। हमारे शरीर में अगर मान लो एंटीबॉडी प्रेरित होकर बन रही है, तो ध्यान रखना पहली बार में तो एंटीजन आया और उसने एंटीबॉडी प्रेरित करी, तो प्रेरित होगी, बनेगी, समय लगता है। इसलिए उस एंटीबॉडी का उस पहली बार वाले एंटीजन पर असर नहीं होगा। अब उसने पहली बार वाले एंटीजन ने तो एंटीबॉडी प्रेरित कर दी, अब ये जो प्रेरित हुई एंटीबॉडी है ये अगली बार जो एंटीजन आएगा उसके विरुद्ध काम आएगा। ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली ऐसी है। तभी तो हम देखो अपने बीमारियों से बचने के टीके क्यों लगाते हैं। टीकों में क्या होता है, जो रोग कारक जीवाणु हैं उसका एंटीजन हम अपने शरीर में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है उसके एंटीजन से हमारा शरीर एंटीबॉडी बना लेता है। अब वो रोग कारक जीवाणु जैसे शरीर में संक्रमण करता है तो पहले से हमारे पास एंटीबॉडी बना हुआ है, रोग नहीं होता, मार देता बैक्टीरिया को। अन्यथा क्या होता, अगर हम ये टीका नहीं लगवाते तो पहली बार जब बैक्टीरिया शरीर में आता तो उसके एंटीजन को देख के शरीर एंटीबॉडी बनाना शुरू करता, तो प्रेरण हुआ तो पहली बार तो बीमारी होगी। अब उस एंटीबॉडी से दूसरी बार के संक्रमण में बचाव होगा। यह हमेशा एक प्रतिरक्षा का हमारा नॉर्मल सिस्टम है। तो RH फैक्टर में भी यही है। इसीलिए RH फैक्टर में अगर गलत ब्लड इधर उधर चला भी जाए RH फैक्टर के रिस्पेक्ट में, तो पहली बार में दिक्कत नहीं आएगी। पहली बार तो खाली एंटीबॉडी प्रेरित होगी, समस्या दूसरी बार में आएगी। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना इसकी जो RH एंटीजन इसकी जो रिएक्शन है जो है वो बड़ी गंभीर होती है और बच्चों की मृत्यु तक हो जाती है जन्म के समय। अब हमारे पास देखिए दो प्रकार का ब्लड है यहाँ पर, एक ये RH पॉजिटिव ब्लड है और दूसरा RH नेगेटिव ब्लड है। तो कौन सा ब्लड किसको दें और किसको न दें ये पता होना चाहिए। अगर मैं RH पॉजिटिव ब्लड पॉजिटिव वाले को ही दूं, नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले को दें तो कोई समस्या नहीं है, समान ग्रुप में कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को खूब ब्लड दे, नेगेटिव वाला नेगेटिव को दे, कोई समस्या नहीं। लेकिन यदि हमने पॉजिटिव वाला ब्लड नेगेटिव को दे दिया तो क्या कोई दिक्कत होगी? अगर मैं पॉजिटिव वाला ब्लड नेगेटिव को देता हूं तो जरा सोचिए, पॉजिटिव वाले के पास एंटीजन है और ये एंटीजन लेके अगले के शरीर में चला गया। उसके पास तो एंटीजन नहीं था ना, लेकिन इधर से एंटीजन आया तो इसका एंटीजन उधर जाकर क्या करेगा, एंटीबॉडी प्रेरित करेगा पहली बार में। तो पहली बार तो चल जाएगा, दूसरी बार में दिक्कत आएगी क्योंकि ये उधर जाके एंटीबॉडी प्रेरित करता है। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि ये स्थानांतरण नहीं करना चाहिए, कि इससे पहली बार में नहीं लेकिन दूसरी बार में गंभीर समस्या होगी। और जब अगर मान लो ये चला गया और दूसरी बार भी चला गया तो एक रोग होता है जिसको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहते हैं, ये आप आगे पढ़ोगे, और इससे व्यक्ति जो बच्चा होता है उसकी मृत्यु तक संभव है। ठीक है, तो इसलिए RH पॉजिटिव ब्लड नेगेटिव को नहीं देना चाहिए। अगर मैं कहूं कि नेगेटिव वाला ब्लड पॉजिटिव को दें तो चलेगा क्या? नेगेटिव वाला ब्लड पॉजिटिव को दे रहे हैं, नेगेटिव वाले के पास क्या एंटीजन है? कोई एंटीजन नहीं है, इसके पास एंटीजन नहीं है और ये बिना एंटीजन का अगर इधर आ भी गया तो क्या ये एंटीबॉडी प्रेरित करेगा? नहीं करेगा। जब एंटीजन ही नहीं है तो कहां से करेगा? तो नेगेटिव वाला ब्लड इसको दे भी दोगे तो एंटीबॉडी प्रेरित नहीं होगी तो कोई समस्या नहीं, आप चाहे जितना दे सकते हैं। तो नेगेटिव वाला ब्लड पॉजिटिव को दिया जा सकता है और कितनी बार दे सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव वाला ब्लड सबको दिया जा सकता है, मतलब नेगेटिव को भी दे सकते हैं, पॉजिटिव को भी दे सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव वाला ब्लड पॉजिटिव को तो दे सकते हो, नेगेटिव को नहीं देना चाहिए क्योंकि उसमें दिक्कत आएगी। तो ये RH फैक्टर के अकॉर्डिंग रक्त स्थानांतरण और ध्यान रखना है। ये जो मैंने RH फैक्टर आपको बताया है ये मैंने एडिशनल बता दिया है, हालांकि ये मल्टीपल एलील का उदाहरण नहीं है, लेकिन ब्लड ग्रुप के साथ कई बार RH फैक्टर जोड़ दिया जाता है। तो अपने को पता होना चाहिए कि अगर मान लो A पॉजिटिव B पॉजिटिव भी लिखा है तो अपन पॉजिटिव में नेगेटिव का भी जीनोटाइप मान के चले। तो यदि अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने कहा सार्वत्रिक दाता O है, अगर मैं RH फैक्टर को भी शामिल करूं तो O कौन सा, पॉजिटिव या नेगेटिव?
अब देखिए आरएच फैक्टर के अकॉर्डिंग कौन सा ब्लड सबको दे सकते हैं, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला? नेगेटिव वाला। वो नेगेटिव पॉजिटिव सबको दिया जा रहा है, तो जो ये सार्वत्रिक दाता हुआ ये वास्तव में ओ नेगेटिव हुआ, आरएच फैक्टर भी जोड़ दो उसके साथ। और रिसीव करने वाला कौन हुआ? पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से भी ब्लड ले सकता है, नेगेटिव से भी आराम से ले सकता है। तो ग्राही जो है वास्तव में अगर इसको लिखा जाए तो ये ए बी पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये तो रक्त स्थानांतरण से संबंधित बातें थी कि ब्लड ट्रांसफर करते समय क्या ध्यान रखना है, आरएच फैक्टर का कैसे ध्यान रखना है, ब्लड ग्रुप का कैसे ध्यान रखना है। तो ब्लड ग्रुप में देखिए लगभग हर साल नीट में आईपीएमटी में क्वेश्चन आता है, या तो उनके स्थानांतरण पर आएगा कि ये वाला ब्लड किसको दें किसको नहीं दें। तो स्थानांतरण के लिए एक तो ये चार्ट और दूसरा आरएच फैक्टर वाला चार्ट, ये दोनों अपने को ध्यान रखना। ठीक है, तो स्थानांतरण के क्वेश्चन तो इससे होंगे। बाकी जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं वंशानुगति से कि अगर माता में ये ब्लड ग्रुप है, पिता में ये ब्लड ग्रुप है, तो बच्चों में क्या होगा। तो ऐसे में आपको फिर जीनोटाइप फेनोटाइप पता होने चाहिए और मोनो हाइब्रिड क्रॉस करना होता है। ऐसे माता में ए ब्लड ग्रुप, पिता में बी, तो अपने को जीनोटाइप आने चाहिए। जो क्वेश्चन दिया है माता पिता को उनमें जीनोटाइप लिखो, देखो संततियां क्या बनेगी, प्रायिकता पूछिए, जो भी पूछा है। अगर क्वेश्चन में ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप दिया है तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि उनका तो एक ही जीनोटाइप पे डायरेक्ट जीनोटाइप लिख लो, काम आसान होगा। ए और बी ब्लड ग्रुप में आपको समयुग्म विषमयुग्म पता करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन में उसी हिसाब से स्थिति दी गई होगी। ठीक है, तो वंशानुगति के भी क्वेश्चन आते हैं। तो स्थानांतरण के क्वेश्चन तो चार्ट से हो जाने। अब वंशानुगति के किस तरह से होंगे मैं आपको 2-4 क्वेश्चन भी बता रहा हूँ। मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सभी पिछले सालों में एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए हम 2-4 क्वेश्चन करते हैं कि ब्लड ग्रुप से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। एक क्वेश्चन ये लिखा है, किसी परिवार के एक बच्चे में ओ रक्त समूह है तो उसके माता पिता में कौन सा रक्त समूह नहीं होगा। अब ये जो चीज है देखिए, ये एक सीधा साधा कंसेप्ट है जो मैंने क्वेश्चन के रूप में दे दिया कि अगर एक भी बच्चे में ओ ब्लड ग्रुप है तो माता पिता में कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं होगा। देखिए जरा, अगर हम अब इसको जरा क्रॉस के आधार पर करें तो माता पिता और बच्चे के अंदर ओ ब्लड ग्रुप है। ओ ब्लड ग्रुप होने का मतलब बच्चे का जीनोटाइप क्या हुआ, IO, ये तो अपने को पता ही। और अगर बच्चे में ओ ब्लड ग्रुप है, ये जीनोटाइप दिया है, तो माता पिता से होगा। अर्थात ये हुआ कि माता ने और पिता ने दोनों ने उसको एक एक अप्रभावी अलील दिया होगा, तभी तो ये बना। समझ में आ गई बात। और अगर माता पिता दोनों एक एक अप्रभावी अलील दे रहे हैं तो फिर कौन सा ब्लड ग्रुप माता पिता में नहीं होगा। रक्त समूह की अगर हम बात करें तो कौन सा ऐसा रक्त समूह जिसमें अप्रभावी अलील IO नहीं होता। ए में भी हो सकता है, विषमयुग्मी बी में भी हो सकता है, AB ब्लड ग्रुप। जो AB ब्लड ग्रुप होता है, AB ब्लड ग्रुप में जीनोटाइप IA IB है, दोनों अलील प्रभावी हैं, सप्रभाविता होती है, अप्रभावी अलील ही नहीं है। और हमें मालूम है कि O लाने के लिए तो दोनों में अप्रभावी अलील रखना पड़ेगा। तो कौन सा ब्लड ग्रुप माता पिता में नहीं हो सकता, तो AB नहीं होगा। ठीक है, और AB ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, ध्यान रखिएगा। AB ब्लड ग्रुप में दोनों अलील प्रभावी हैं, अप्रभावी नहीं है, और O ब्लड ग्रुप में दोनों अप्रभावी हैं, अप्रभावी नहीं है। इसीलिए माता पिता और बच्चों में, अब एक कंसेप्ट बता रहा हूँ याद रखिएगा, कि अगर बच्चों में कभी भी O ब्लड ग्रुप है तो तय मानिए कि माता पिता में किसी में भी AB नहीं होगा। यदि माता पिता में AB ब्लड ग्रुप किसी एक में भी है, माता में या पिता में, अगर उनमें AB ब्लड ग्रुप है तो बच्चे में कभी O नहीं आएगा। O और AB माता पिता और बच्चों में साथ साथ नहीं हो सकते, ये एंटागोनिस्टिक होते हैं। ठीक है, अगर AB है तो O नहीं होगा, O है तो AB नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन करने में भी अपने को ध्यान रखना, प्रश्न पढ़ते ही आंसर दे सकते। O ब्लड ग्रुप है तो कौन सा नहीं होगा, AB नहीं होगा। ठीक है, ये क्रॉस आपके सामने इसी से करना। छोटा सा कंसेप्ट है कि AB और O विपरीत रहते हैं, तो माता पिता और बच्चों में दोनों में ये एक साथ नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन और दिया है कि किसी परिवार के बच्चों में चारों प्रकार के रक्त समूह उपस्थित है। मान लो किसी परिवार में 4 बच्चे हैं, ज्यादा भी हैं, जो भी हैं, चारों ब्लड ग्रुप हैं, किसी में A है, किसी में B है, किसी में AB है, किसी में O भी है। तो ऐसे में उनके माता पिता के रक्त समूह के फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होंगे। अगर चारों ब्लड ग्रुप है तो माता पिता में फिर ब्लड ग्रुप क्या रहा होगा, ये हमें बताना है। क्वेश्चन की स्थिति के अनुसार मैं अगर क्रॉस लिखूं तो माता और पिता और बच्चों में चारों ब्लड ग्रुप है, यानी कि किसी में AB है, B भी है, AB ब्लड ग्रुप भी है और O ब्लड ग्रुप भी है।
चारों ब्लड ग्रुप है। अब हम जरा ये सोचे कि क्या ऐसा संभव है, कोई ऐसा क्रॉस संभव है क्या यहाँ जिसमें चारों ब्लड ग्रुप आ जाए? जरा विचार करके देखते हैं। देखिए ओ ब्लड ग्रुप अगर आ रहा है तो ओ का जीनोटाइप तो अपने को पता है IO और IO होगा। इसका मतलब माता और पिता दोनों में एक एक अप्रभावी एलील रहा होगा तभी तो ओ बनेगा। समझ में आ गई बात? तो एक एक एलील तो हमें रिसेसिव रखना ये तो तय है। अब दूसरा देखो AB है। अभी हमने कहा था कि AB और O विपरीत होते हैं और माता पिता और बच्चे में तो एक साथ नहीं हो सकते। तो क्या एक परिवार के दो बच्चों में एक साथ हो सकता है कि एक में AB और एक में O? दो बच्चों में से एक AB और एक O बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। अब अगर दूसरा AB वाला है तो इसका मतलब एक से इसको IA मिला है, दूसरे से IB मिला है। तो हम ये मान लेते हैं भाई एक से IA मिला है और दूसरे से IB मिला है। ये तो माता के पिता के ये दो एलील होने चाहिए। अब इससे क्या हो रहा है देखो, O भी बन पा रहा है और AB भी बन जाएगा और इसको पूरा करो तो A और B दोनों भी बन जाएंगे। यानी कि यदि पिता A विषम युग्मी हो, माता B विषम युग्मी हो, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं कि पिता और माता, ये उल्टा भी हो सकता है। ठीक है। तो इनके पेरेंट्स में एक में A ब्लड ग्रुप हो, दूसरे में B ब्लड ग्रुप हो और दोनों विषम युग्मी हो तो हम ये कह सकते हैं कि चारों रक्त समूह बच्चों में आ सकते हैं। ठीक है। तो माता पिता के फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होंगे? A और B होंगे और दोनों ही विषम युग्मी होंगे, तभी जो है ऐसा संभव है। ठीक है, ये होगा। ठीक है। वैसे भी एक चीज ध्यान रखिएगा, रक्त समूह की वंशानुगति में एकमात्र यही एक ऐसा क्रॉस है जहां बच्चों में चारों ब्लड ग्रुप आते हैं और वो भी बराबर प्रायिकता में। चारों की 25-25% प्रायिकता है, पूरा क्रॉस करके देख लो। इसके अलावा रक्त समूह में ऐसा कोई क्रॉस नहीं है जहां चारों ब्लड ग्रुप आ जाए। केवल एक ही क्रॉस है कि एक के अंदर विषम युग्मी A ब्लड ग्रुप हो माता पिता में और एक में विषम युग्मी B हो। ऐसा जीनोटाइप होने पर ही चारों ब्लड ग्रुप आ सकते हैं, केवल एक ही। ये ध्यान रखने वाली बात। वैसे अगर माता पिता में एक में A और एक में B ब्लड ग्रुप हो तो ध्यान रखना, अगर एक में A और एक में B ब्लड ग्रुप है तो सबसे ज्यादा क्रॉस की विविधता भी यही बनती है। अगर हमें क्वेश्चन में जीनोटाइप न दिया जाए, मान लो ये कह दे कि माता में A और पिता में B है, तो बताओ क्या रहेगा? अब अगर केवल A और B लिखा है, जीनोटाइप नहीं लिखा, तो हमें तो यहाँ चार तरह के क्रॉस हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि A और B संयुग्मी विषम युग्मी दोनों होते हैं। तो क्या क्या संभावना? अगर एक में A और एक में B है, हो सकता है दोनों समयुग्मी हो सकता है दोनों विषम युग्मी हो सकता है A वाला समयुग्मी B विषम युग्मी या B समयुग्मी A विषम युग्मी। अगर एक पेरेंट में A और एक पेरेंट में B ब्लड ग्रुप होते हैं तो सबसे ज्यादा विविध प्रकार के क्रॉस यही बनेंगे। कितने प्रकार के क्रॉस बनेंगे? 4। दोनों समयुग्मी, दोनों विषम युग्मी, एक समयुग्मी, एक विषम युग्मी, 4 प्रकार के। और चारों क्रॉस में संततियों की प्रायिकता परिणाम अलग अलग आएंगे। इसीलिए प्रश्न में जब भी A और B ब्लड ग्रुप की बात होती है तो विषम युग्मी है, समयुग्मी, जीनोटाइप बताना पड़ता है, नहीं तो कैसे करें? तो अगर एक पेरेंट में A और एक में B है तो 4 प्रकार के क्रॉस बनेंगे। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, वो बताते ही नहीं है कि जीनोटाइप जीनोटाइप समयुग्मी है, विषम युग्मी। और अगर एक में A और एक में B है और जीनोटाइप नहीं दिया क्वेश्चन में, तो आपको 4 क्रॉस मानकर करने पड़ेंगे। चारों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है। और उसमें से विषम युग्मी A और विषम युग्मी B वाला एकमात्र ऐसा क्रॉस है जिसमें चारों ब्लड ग्रुप आने की संभावना होती है। तो ब्लड ग्रुप A और ब्लड ग्रुप B वाले अगर पेरेंट हैं तो उसमें काफी विविधता है, सारे क्रॉस और उनकी संभावनाएं ध्यान रखनी है। और चारों भी आ सकते हैं, दोनों अगर विषम युग्मी पेरेंट लिए जाए तो। ठीक है। चलिए आगे का अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक और देखिए, यदि B रक्त समूह वाले व्यक्ति का विवाह AB रक्त समूह वाली महिला से हुआ। ठीक है। B ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति और महिला का ब्लड ग्रुप है AB, तो हम यहाँ लिख भी लें चलो कि व्यक्ति में B ब्लड ग्रुप है, महिला में AB ब्लड ग्रुप है। प्रश्न आगे बढ़े, तो इनके बच्चों में कौन सा रक्त समूह ये दर्शाएगा कि व्यक्ति विषम युग्मी है? यानी कि ये व्यक्ति जो B ब्लड ग्रुप वाला है ये विषम युग्मी है, ये पता किससे चलेगा? बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप आए जिससे ये मालूम चल जाए कि पिताजी जो है विषम युग्मी? देखो, जो AB ब्लड ग्रुप है वो तो समयुग्मी विषम युग्मी होता ही नहीं। इसमें तो क्या है, देखो एक IA और एक IB है, इसका तो एक ही जीनोटाइप डायरेक्टली।
अब ये बी वाला जो है इसके पास दो पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है इस तरह से समयुग्मी हो या ये विषमयुग्मी हो। और हमें बताना भी यही है कि बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप ये दर्शाएगा कि पिता विषमयुग्मी है। तो अपन एक काम करें, इस क्वेश्चन को कैसे करें, एक बार इस व्यक्ति को समयुग्मी मान के क्रॉस कर लो और एक बार विषमयुग्मी मान के कर लो और देखो क्या अंतर आता है संततियों में। जैसे अगर मैं इसका समयुग्मी मानता, ठीक है, अगर मैं इसको समयुग्मी मानता तो ये और ये इन दोनों का अगर अपन क्रॉस करते तो ये तो एक गैमेट बनाता, ये दो प्रकार की गैमेट बनाएगा। तो क्या क्या बनेगा देखो, IB और IA साथ आएगा तो एक तो AB ब्लड ग्रुप आ गया और IB और IB आएगा तो B ब्लड ग्रुप आया, दो ब्लड ग्रुप आएंगे, संततियां या तो AB होंगी या B होंगी। लेकिन अगर मैं विषम युग्मी लेकर के इसके साथ क्रॉस करते तो विषम युग्मी में देखो IB और IA तो एक AB ब्लड ग्रुप तो बन ही रहा है, IB और IB में B ब्लड ग्रुप भी बनेगा। अब देखो IO और IA ये साथ आएंगे तो A ब्लड ग्रुप भी बनेगा। मैंने संततियों के परिणाम डायरेक्ट लिख दिए, आप इसको क्रॉस करो, गैमेट बना के कर सकते हो। इसके एक गैमेट बनेंगे, इसमें दो गैमेट बनेंगे, इसमें दो गैमेट बनेंगे। तो एक बार इसको समयुग्मी मान के करो, एक बार विषम युग्मी मान के करो। समयुग्मी मान के करोगे तो संततियों में या तो AB ब्लड ग्रुप आएगा या B। विषम युग्मी मान के करोगे तो AB भी आ सकता है, B भी आ सकता है, A भी आ सकता है। यानी कि कौन सा ब्लड ग्रुप केवल तभी आता है जब पिता विषम युग्मी है, तो हमारा आंसर क्या होगा A ब्लड ग्रुप जो है ये केवल तभी आता है जब पिता विषम युग्मी है। तो संततियों का कौन सा ब्लड ग्रुप ये दर्शाएगा कि पिता विषम युग्मी है, A ब्लड ग्रुप, क्योंकि B और AB तो दोनों स्थितियों में आ रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरह से करना, दोनों चीज मान के कर लो, अपने आप हो जाएगा, बहुत आसान सी चीज है। ठीक इसी तरह से एक और लेते हैं, अगला एक और क्वेश्चन। अब देखिए इसमें बढ़िए, यदि B रक्त समूह वाले व्यक्ति का विवाह एक ऐसी महिला से होता है जिसका रक्त समूह ज्ञात नहीं है। ठीक है, चलिए B रक्त समूह वाले व्यक्ति का विवाह एक महिला से हो रहा है जिसका हमें ब्लड ग्रुप पता नहीं। ठीक है, यदि इनके पहले बच्चे में A ब्लड ग्रुप है, अब हमसे कहा जा रहा है कि इनके बच्चे में A ब्लड ग्रुप आ गया, पहले में A ब्लड ग्रुप है, तो माता में कौन से रक्त समूह नहीं होंगे। अब हमें बताना है कि माता में कौन से ब्लड ग्रुप पॉसिबल ही नहीं है। हमें क्या दिया है, पिता में B है, बच्चे में A है, माता का हमें ब्लड ग्रुप पता नहीं है, तो माता में क्या होगा क्या नहीं हो सकता, अंदाजा लगा। अब देखो क्या है, अब जरा हम इनमें देखें, सब पिता से शुरू करते जो हमें दे रखा है। तो पिता अगर B ब्लड ग्रुप वाले हैं तो पिता का जीनोटाइप सोच के देखो कैसे है। पिता या तो समयुग्मी हो सकता है या फिर विषम युग्मी हो सकता है, दो ही तो स्थिति हो सकती है। हम यहीं से शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, पिता अगर समयुग्मी है तो पिता से इस बच्चे में कौन सा अलील जाएगा, समयुग्मी है तो IB जाएगा। और अगर पिता अपने बच्चे को IB अलील पहुंचा रहा है तो बच्चे में भी तो B एंटीजन बनेगा, क्योंकि B तो प्रभावी है। लेकिन बच्चे में क्या दिया है, IA दिया है, मतलब बच्चे का जीनोटाइप क्या होगा, या तो IA होगा या फिर ये भी विषम युग्मी IAIO हो जाएगा। यही तो पॉसिबल है। कहीं भी IB आ रहा है क्या, नहीं, यानी कि पिता से इस बच्चे में IB नहीं आया। अगर IB आता तो B एंटीजन भी बनता। तो इसका मतलब अगर ये समयुग्मी रहेगा पिता, तो इसको तो IB ही देना पड़ेगा, और वो यहाँ आ नहीं रहा है। इससे दिख रहा है कि पिता में समयुग्मी B नहीं है, पिता इसका मतलब विषम युग्मी है, और पिता ने ये रिसेसिव IA दिया है इस बच्चे को। ठीक है, क्योंकि IB तो देगा नहीं, IB तो ही नहीं इसमें। तो पिता से इस पुत्र में क्या आया, IO रिसेसिव, और IO आया तो फिर ये समयुग्मी नहीं बनेगा, ये भी क्या बनेगा, विषम युग्मी। ये IO आ गया और ये A ब्लड ग्रुप है, इसमें दूसरा IA रखना पड़ेगा। यानी कि पिता भी विषम युग्मी है और ये जो इनका बच्चा है ये भी विषम युग्मी होगा। बच्चे में अगर विषम युग्मी जीनोटाइप है, IO पिता से आ रहा है, तो IA अलील जो दूसरा है वो कहां से आएगा, माता से। तो इसका मतलब माता ने इस बच्चे को कौन सा अलील प्रदान किया, IA। देखिएगा मैं जो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन कर रहा हूँ कैसे करना है। अब माता, हमें ये पता चल गया कि माता ने IA दिया। अब जरा सोचो, IA अलील अगर माता ने दिया होगा तो माता के पास में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, कौन सा नहीं होगा। कौन कौन से ब्लड ग्रुप में IA अलील मिल सकता है, तो IA अलील कब कब मिल सकता है, या तो ब्लड ग्रुप माता में A हो और या फिर AB हो। तो इन दोनों में होने पर तो माता फिर भी IA दे सकती है। ठीक है, तो कौन सा नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, यानी कि B ब्लड ग्रुप एंड O ब्लड ग्रुप, ये दोनों माता में नहीं होंगे।
क्योंकि देखो बी ब्लड ग्रुप अगर माता में होता तो आई ए एलील नहीं आ सकता और ओ ब्लड ग्रुप से भी नहीं आ सकता। आई ए एलील किस किस से आएगा, या तो ए ब्लड ग्रुप से या ए बी से। इसका मतलब माता में या तो ए ब्लड ग्रुप है या बी ब्लड ग्रुप है। ठीक है, कौन से रक्त समूह नहीं होंगे, तो बी और ओ नहीं होंगे। समझ गए, बी और ओ तो नहीं है। लेकिन अभी भी हमें माता का ब्लड ग्रुप कंफर्म नहीं हुआ, ए भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। लेकिन जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से मैं आंसर दें। मान लो इस क्वेश्चन में एक लाइन और होती कि इस बच्चे इन पेरेंट्स का दूसरा बच्चा ओ ब्लड ग्रुप वाला प्राप्त हुआ, तो बताइए माता का जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होगा। मान लो एक लाइन और होती, अगर दूसरा बच्चा ओ वाला होता तो उसका क्या जीनोटाइप होता, आई ओ आई ओ। तो पिता से तो आई रहा आई ओ, माता से भी आई ओ लाना पड़ता। और अगर बच्चा ओ वाला है तो पिता माता में तो ए बी तो होगा ही नहीं, तो ए बी तो हट ही जाता। माता में कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, फिर ए ही रहता, और वो भी विषम युग्म होती। ठीक है, तो अगर आगे की स्थिति और दी जाती तो उसी तरह से आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन बताए, ये हमारे ब्लड ग्रुप से संबंधित पूरे वंशानुगति के क्वेश्चन हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि ब्लड ग्रुप वंशानुगति जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ब्लड ग्रुप कितने तरह के हैं, कैसे बने, इनके एलील कैसे काम करते हैं, कौन कौन से एंटीजन हैं, फिर इनके आधार पर कैसे कैसे जीनोटाइप बनेंगे, फेनोटाइप बनेंगे, एंटीजन कौन से, एंटीबॉडी का क्या रोल है, और एंटीजन एंटीबॉडी के आधार पर कैसे रक्त स्थानांतरण होगा, डोनर ब्लड और रिसिपिएंट ब्लड और पूरा चार्ट। और साथ साथ में मैंने आरएच फैक्टर भी आपको बता दिया कि आरएच फैक्टर भी ब्लड ग्रुप के साथ जोड़ा हुआ हो तो उसको कैसे करना है। और इसके बाद ब्लड ग्रुप से संबंधित वंशानुगति के क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये 3-4 क्वेश्चन मैंने जो एग्जाम के आपको करवाए, इसी तरह के आसान क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा मल्टीपल एलील का एक उदाहरण था, मल्टीपल एलील का ब्लड ग्रुप वंशानुगति। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी एलीलिक अंतःक्रिया हुई, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस के बाद मल्टीपल एलील।